नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस आरएसएस ने और विश्व हिंदू परिषद ने वीएचपी ने गुजरात में बीजेपी को खड़ा किया, बीजेपी को सत्ता का रास्ता दिखाया, बीजेपी की सरकार बनवाई, उसी आरएसएस को जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो टीम मोदी या यूं कहें गुजरात लॉबी या मोदी एंड कंपनी ने उसी आरएसएस को हाशिए पर छोड़ दिया। और आज जबकि गुजरात में चुनाव का साल है, ऐलान हो चुका है तारीखों का, वोटिंग होने वाली है और मोदी जी का करियर दांव पे लगा है। ऐसा कहा जाता है कि आरएसएस गुजरात में जमीन पर नहीं टिक रही है। और हालात ये हैं कि पिछले कई दिनों में जो मुझे जानकारी है, आरएसएस के गुजरात के नेता और टीम मोदी के नेताओं, इनके बीच कई दौर की मीटिंग हो चुकी है और कोशिश तो यहाँ तक हो रही है कि मोदी जी झुकने को पूरी तरह तैयार है कि किसी कीमत पर आरएसएस को मनाया जाए, क्योंकि आरएसएस अगर नहीं मानी तो दोस्तों ये चीज़ तय है कि गुजरात में मोदी जी का बैंड बज जाएगा। अब आरएसएस और बीजेपी में ये दूरियां क्यों हैं, नाराज़गी का कारण क्या है, या यूं कहें मोदी एंड कंपनी और गुजरात के जो लीडरशिप है आरएसएस की या वीएचपी की, उनमें ये मनभेद मतभेद क्यों हैं चुनावी साल में? इसकी अंदर की कहानी क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या होने जा रहा है और मोदी जी के कैंप की तरफ से क्या कोशिशें हो रही हैं? अंदर की कहानी मुझे लगता है इनसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। आर.के. मिश्रा हैं सबसे सीनियर रिपोर्टर, पत्रकार, संपादक गुजरात के। ये बोलेंगे, खुलासे करेंगे, लेकिन सिर्फ आरएसएस ही नहीं है, और भी कई मुसीबतें हैं इस वक्त गुजरात में जो अचानक पहाड़ की तरह खड़ी हो गई हैं मोदी जी के आगे। और लोग कह रहे हैं कि मोदी जी थोड़ा सा आजकल टेंस हैं, थोड़ा सा परेशान हैं। तो वो क्या कारण है, वो क्या मुसीबतें हैं, एक बार उस पर भी नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि आगे की कहानी और आसान हो जाएगी। और इसे समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं 2024 का जो फाइनल है कि मोदी जी 24 के बाद रहेंगे नहीं रहेंगे, इसका कहीं ना कहीं जो ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है या इसका जो नक्शा तैयार हो रहा है इस सफ़र का 2024 के बाद का, वो गुजरात में उसकी नींव पड़ रही है इस चुनाव में। अब मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने और अमित शाह बीजेपी के सिरमौर अध्यक्ष बन गए, फिर बाद में मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने और अमित शाह जो हैं वो देश के गृह मंत्री बन गए, तो एक देश का नंबर 1 नेता और एक देश का नंबर 2 नेता, क्या इन दोनों नेताओं ने, जिसे हम गुजरात लॉबी कहते हैं, क्या इन्होंने गुजरात में अपने होम स्टेट में आरएसएस जिसने नींव डाली थी, फाउंडेशन तैयार किया था बीजेपी का, क्या उसी आरएसएस को इग्नोर कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया? इसको समझने के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर आप ये चार्ट देखें तो चीज़ें और आसान हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर मोदी जी के 2 ही लोग हैं जो सबसे भरोसेमंद हैं गुजरात में, लेफ़्ट और राइट जिन्हें आप कह सकते हैं। एक आनंदीबेन जो इस वक्त गवर्नर हैं और एक अमित शाह जो इस वक्त गृह मंत्री हैं। आनंदीबेन जो है वो मुख्यमंत्री बनी जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद अमित शाह कैंप ने थोड़ा सा कुछ सवाल उठाने शुरू कर दिए और आनंदीबेन मुख्यमंत्री की कुर्सी से हट गई। और तब अमित शाह ने अपने खास आदमी विजय रूपानी को मुख्यमंत्री बनाया। और जब विजय रूपानी मुख्यमंत्री बने तो नाराज़गी फिर आनंदीबेन की होने लगी। आप यूँ समझ सकते हैं कि मोदी के जो 2 लोग हैं, आनंदीबेन और अमित शाह, इनकी जो लॉबी है इसी का आपस में टकराव हुआ और फिर विजय रूपानी को हटा दिया आनंदीबेन ने और अपने आदमी भूपेंद्र पटेल को बना दिया। अब इस कश्मकश के बीच में इन लोगों ने, जिनकी लॉयल्टी मोदी जी की तरफ थी दिल्ली में, वो चाहे आनंदीबेन का खेमा हो या अमित शाह का, इन लोगों ने इस पूरे प्रोसेस में आरएसएस को, उसके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन को हाशिए पर रख दिया। या यूं कहें कि जो स्टेक होल्डर थे गुजरात में, उसमें आरएसएस
कहीं नहीं थी। और यही नाराज़गी का सबसे बड़ा कारण है। हालांकि इसको एक्सप्लेन मिश्रा जी करेंगे और क्या प्रयास चल रहे हैं चौंकाने वाले वो भी आपको बताएंगे। लेकिन मुसीबत नंबर 2 मोदी जी की, और मोदी की जो सबसे बड़ी मुसीबत है या फौरी मुसीबत है वो ये है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, टिकट वितरण। किसको चुनाव में उतारें, किसको ना उतारें, किसका टिकट काटें, किसको टिकट दें। और यहाँ पर बीजेपी एक भंवर में फंस गई है, जैसे हिमाचल में फंसी हुई है। कुल मिलाकर गुजरात में 182 सीट हैं और जो हमारी खबर है, जो इनपुट्स गुजरात से आ रही हैं, 48 सीट, 48 सीटों पर घमासान है। अंदर ही अंदर आप कह सकते हैं, अंतर कलह कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, 48 सीट फंस गई हैं। और इसी विरोध की वजह से 22 सीटों पर हिम्मत नहीं हुई मोदी जी, अमित शाह या नड्डा की कि वो उम्मीदवार का ऐलान करते हैं। उनको होल्ड पे डाल रखा है। और 23 सीटें ऐसी हैं इनमें जहां बागी जो हैं बीजेपी की, जिनके टिकट कट गए, वो लड़ने का मूड बना रहे हैं। तो ये एक स्थिति है और ये जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है ये आफत बन गया है। और अगर इसको सुलझाया नहीं किसी तरह से तो जो हाल हिमाचल में हो रहा है बीजेपी का, वो आपको गुजरात में भी देखने को मिलेगा। तो आरएसएस से नाराजगी बीजेपी की एक मुसीबत, उसके बाद आनंदीबेन और अमित शाह के लॉबीज के बीच में टकराव, ये एक और मुसीबत मोदी जी के लिए। तीसरी मुसीबत टिकट डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन इन सब के बीच एक और भी बड़ी मुसीबत है मोदी जी के लिए इस बार, और वो है एक तीसरी पार्टी का एंटर होना बड़े स्तर पर, और वो है आम आदमी पार्टी। और लोग कह रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी जिस तरह से शहरों में बढ़ रही है और जिस तरह से कांग्रेस आउटर एरियाज में बढ़ रही है, तो ये एक तरह से विपक्ष दो धारी तलवार बन गई है मोदी जी के लिए, बीजेपी के लिए। शहरों में ये जो तलवार है विपक्ष की, वो आम आदमी पार्टी बीजेपी को काट रही है, शहरों पे हमला तेज कर रही है। और कांग्रेस जो है, कांग्रेस वो कहीं ना कहीं आउटर एरियाज में बड़ी तेजी से अपनी पैठ बना रही है और बीजेपी के लिए चुनौती बन रही है। तो दो धारी तलवार, डबल एज स्वॉर्ड जिसे कहते हैं, कि इधर से आम आदमी पार्टी शहरों में काट रही है और उधर कांग्रेस। ये जो सिचुएशन है ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है मोदी जी के लिए। लेकिन अब आते हैं असली मुद्दे पर कि आरएसएस की नाराजगी क्या वजह है और क्या वाकई मोदी जी ने घुटने टेक दिए हैं बंद कमरे में आरएसएस नेताओं के आगे। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि कहीं गुजरात हाथ से ना निकल जाए। गुजरात हाथ से निकला तो 2024 का फाइनल भी हाथ से निकलेगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आरएसएस एंड बीजेपी, इनकी नाराज़गी क्या है, अंदर की कहानी हम और आप उतना नहीं जानते जितना कि ये शख्स जानता है, आर.के. मिश्रा। पिछले 50 बरसों से गुजरात में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इनसे पूछते हैं। रूबरू हैं मिश्रा जी। पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया और ये खबरें आ रही थी कि इस बार आरएसएस, जो आप कह सकते हैं बैकबोन है, बीजेपी की रीढ़ की हड्डी है, वो आरएसएस के नेता खासकर गुजरात में वो नाराज थे। जैसे कोई ताऊ नाराज हो जाता है, अलग बैठ जाता है, तो बीजेपी से नाराज आरएसएस के नेता थे, काडर था, काडर खामोश बैठा था। ये बात कितनी हद तक सही है? क्या आपके पास फीडबैक है? दीपक जी, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, गुजरात में और गुजरात में खासतौर से गुजरात के सौराष्ट्र रीजन में जो है आरएसएस ने बहुत काम किया है पिछले 40-50 साल में। और धीरे 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 जो है उन्होंने पैठ बना के, जैसे कि गांव गांव करते करते बढ़े हैं वो लोग। बहुत, मतलब ये समझ लीजिए कि आरएसएस और उनकी सारी संस्थाओं के दशकों से लोग क्या पीढ़ियां बदल गई इनको एस्टैब्लिश करते हुए, और उन्हीं का काम रहा है जिसका जो है फल नरेंद्र मोदी जी भोग रहे हैं। केशु भाई जो थे, या शंकर सिंह वाघेला भी एक वक्त पे, या काशीराम राणा सूरत में, ये लोग जो थे, इन लोगों ने
जमीन पर बैठ करके बहुत मेहनत की थी। और नरेंद्र भाई ने भी जो शुरुआती दौर था उसमें बहुत मेहनत किया है संघ के कार्यकर्ता के तौर पर भी। लेकिन जब वो सत्ता में आए, खुद सत्ता में आए 2001 में, और फिर उनकी यात्रा जो निकली, तो जैसा कि उनका नेचर रहा है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी रखते हैं, तो वो चीजें लोग जो थे वो धीरे 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 सब साइडलाइन होते चले गए। कुछ ये था कि वो शक्की मिजाज के हैं वो, तो कौन शक्की थोड़ा मिजाज के हैं, संदेह करते हैं मोदी जी? हैं शक्की मिजाज के कौन हैं? मोदी जी? मोदी जी। तो ये देखा कि भाई अब ये कल को प्रॉब्लम हो सकता है, या इनसे ये क्यों मिल रहे हैं, तो वो जितने सीनियर थे, अगर आप देखेंगे तो उनकी सत्ता की यात्रा में ये सारे के सारे बुजुर्गवार, इंक्लूडिंग इनके जो गुरु समान केशुभाई पटेल थे, जो खुद संघ के काडर से आए हुए हैं और बहुत नीचे के तबके से काम मेहनत करके ऊपर आए, तो वो सब एक ना एक टाइम पर साइडलाइन होते चले गए। और जैसे जैसे नरेंद्र भाई की सत्ता पर पकड़ बढ़ती गई, उतने ही वो मनस्वी हो गए। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जब से मोरबी पुल की घटना हुई है और इतने लोग बेचारे बेकसूर मारे गए उसमें, और हाहाकार मच गया गुजरात की राजनीति में, उसके बाद मोदी जी ने कहीं ना कहीं, ऐसा लोग कहते हैं, मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है, लोग कहते हैं कि आरएसएस की लीडरशिप जो गुजरात में है उसके आगे मोदी जी ने घुटने टेक दिए हैं, बीजेपी ने घुटने टेक दिए, सरेंडर कर दिया आरएसएस के लिए, और इसलिए सरेंडर किया है कि भाई आप आइए, हमारी मदद करिए, हम मुश्किल में। तो ये जो घुटने टेकने की बात है, ये कितनी सही है? देखिए, आप इसको पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में देखेंगे, आम आदमी पार्टी का आना, कांग्रेस का लो की कैंपेन चलाना, बीजेपी वैसे भी थोड़ी परेशान थी, उसके बाद इसी सारी परेशानी के बीच में ये मोरबी के पुल का हादसा हो गया, तो चारों तरफ से एक तरीके से जो है जकड़ में आ गए, बीजेपी जकड़ में आ गया, और ऑब्वियसली बीजेपी जकड़ में आ गया तो मोदी जी जकड़ में आ गए, क्योंकि गुजरात जो है वो मोदी जी के नाक की लड़ाई है। गुजरात हमेशा, गुजरात में इलेक्शन मोदी जी के नाम पे लड़ा जाता है, मोदी जी के फेस पे लड़ा जाता है, और अगर मोदी जी की शक्ल ना हो या उनका चेहरा सामने नहीं हो, तो ये गुजरात का इलेक्शन ये लोग जीत नहीं सकते बीजेपी। ये वस्तु स्थिति है, बिल्कुल जी। साफ। आरएसएस, जो सीनियर लोग आरएसएस के नाराज हैं और उनकी टिकट पे नहीं चल रही थी, उनके लोगों को जो है इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे मोदी और मोदी के मुख्यमंत्री, तो इनको मनाने के लिए, आरएसएस को मनाने के लिए अब मोदी या बीजेपी क्या कर रही है गुजरात में? देखिए दीपक जी, उनको, देखिए, मुख्यमंत्री तो कहीं कोई फिक्र नहीं करते हैं, आप वो बिल्कुल साफ रखिए, वो मोदी जी। हम्म। और अगर वो कोई वहां फिक्र करता है तो अमित शाह करते हैं। तो इस बार काफी लोगों को जो है, पुराने लोगों को जिनको साइडलाइन कर दिया गया था, या जो संघ के उससे आ रहे थे, या वो वीएचपी के काडर से आ रहे थे, उनको इन्वॉल्व किया गया, उनको टिकट दी गई है इस बार। जैसे मैं कौन कौन अगर लोग हैं जिनको आपको टिकट दिया? हाँ। मैं आपको बताता हूँ, बालेन शुक्ला जी जो बड़ौदा में, उनको पिछले तकरीबन 10 साल से साइडलाइन किए हुए थे, इस बार उनको आपने टिकट दी है। ये उसके आरएसएस के बाद अब आदमी है? आगे हैं, आरएसएस के मतलब हैं ये? संघ परिवार से शुक्ला रहे हैं, पुराने जी? जी हाँ। आदमी हैं संघ। अब पुराने तो फिर वहीं से ही आते हैं, जी हाँ। कोई ना कोई संघ परिवार की ऑर्गेनाइजेशन संस्थाओं में जुड़े होते हैं। उसके बाद भरूच बहुत जो है, जैसे कहते हैं कि बड़ी टेढ़ी खीर है इस बार, वहां पर माइनॉरिटी पॉपुलेशन काफी है, नाराज भी लोग काफी हैं, तो इस बार 3 लोगों को, भरूच डिस्ट्रिक्ट में 3 लोगों को अकोमोडेट किया गया है, जो पुराने हिंदुत्व, लोगों को? हाँ, जिनको हिंदुत्व के ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड लोग रहे हैं। जैसे अगर आप देखें
तो अंकलेश्वर में भरूच सिटी में रमेश मिस्त्री जी को लाए हैं, पुराने वीएचपी के आदमी हैं। फिर अंकलेश्वर में ईश्वर पटेल जी को लाए हैं। फिर जम्बूसर में तो स्वामीनारायण संस्थान के संत उससे कनेक्टेड हैं, वो संत ही हैं। और भरूच डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं अखिल भारतीय संत समिति के, तो डी के स्वामी, उनको लाए हैं। फिर जो है कच्छ में काफी लोग लाए गए हैं। केशव पटेल को भुज में लाए हैं। फिर वीएचपी के जो थे मांडवी में अनिरुद्ध दवे को लाए हैं। फिर बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट में करजन में अक्षय पटेल, वो वीएचपी से थे, उनको लाए हैं। अनिरुद्ध दवे भी वीएचपी से थे, उनको लाए हैं। संघ परिवार के संलग्न संस्थाओं को एक्टिवेट करने की कोशिश हो रही है, करनी पड़ रही है, और उनको जो है अकोमोडेट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, ओब्लिक अमित शाह जी ने, ओब्लिक नरेंद्र मोदी जी ने जो कदम लिए हैं, वो ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त, इस बार जो है टफ फाइट में इन्वॉल्व है। 35 सीटें फंसी हुई हैं, उसके कितनी लिए सीटें ये बता रहे हैं? सारा हो रहा 35 सीटें फंसी हैं। है। हाँ, जिसके लिए ये सारे एडजस्टमेंट्स हो रहे हैं। ये जो आपने कहा कि ये 35 सीटें फंसी हुई हैं, ये किन एरियाज में, शहरों में है या पूरे ओवरऑल गुजरात में? शहरों में नहीं है, ये ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन ये सीटें ऐसी हैं कि अगर ये सीटों को आप नहीं काबू कर पाए तो आपके तो हार हाथ भी से सकते हैं। बहुत सी चीजें निकल सकती हैं। तो इसलिए उनको जो इंटरनल सर्वेज हुए हैं और जो बार बार सर्वेज की रिपोर्ट आ रहे हैं, क्योंकि गुजरात के मामले में तो हर इंटेलिजेंस एजेंसी भी लगी हुई है। क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी शहर में बीजेपी का वोट काटेगी? देखिए, प्राइमा फेसी आज की स्थिति में जो है, ये माना जा रहा है, ये बिल्कुल माना जा रहा है कि उनका असॉल्ट दोनों तरफ है। लेकिन जो स्थिति, एग्जैक्ट स्थिति निकल के आएगी, वो लास्ट 10 दिन में जो होगा, वो फेज ऐसा होता है जब लोग जो है हार्डकोर को छोड़ दीजिए, हार्डकोर कांग्रेस सपोर्टर है और हार्डकोर बीजेपी सपोर्टर है, वो जितना भी है 30% या 35%, वो उनकी बात नहीं कर रहा मैं। लेकिन जो फ्लोटिंग वोटर है, और फ्लोटिंग वोटर जो डिसाइड शिफ्ट करता है, वो लास्ट 8 9 10 दिन में करता है। तो वो वोटर जो है जब प्ले में आएगा तो सिचुएशन बदल सकती है। लेकिन आज की स्थिति में तो एक, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, कि आम आदमी पार्टी ने एक बज़ क्रिएट किया हुआ है। और शहर में फिर वो किसको नुकसान करेंगे, बीजेपी को शहर में या तो कांग्रेस को? देखिए, शहर में तो ज्यादातर नुकसान भारतीय जनता पार्टी को ही होगा। क्या हम जी, क्योंकि कांग्रेस जो है उन सीटों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है, अर्बन एरियाज में उन सीटों की तरफ जो वो इतने साल में जीत नहीं पाई। सूरत में 20 साल में सूरत में एक भी सीट नहीं जीत पाई है। 20 साल पहले एक एमएलए आया था, तो वो कैंडिडेट जरूर खड़ा करेंगे, लेकिन अपना वक्त जाया नहीं करेंगे, वो आम आदमी पार्टी को भिड़ने देंगे। तो तो वहां पर कांग्रेस, आपका मानना है कि देहात एरिया में, रूरल एरियाज में वो कंसंट्रेट कर रही है, जहां से वो जीतती आई है? वो अपनी देखिए, 125 सीट पे उसका कंसंट्रेशन है, एकदम गहरा। तो इस तरीके के फेज वाइज प्रोग्राम्स बने हुए हैं जिन पे वो पूरी एनर्जी लगा रहे हैं। इसलिए वो अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहे उन चीजों पे करने के लिए, उन दरवाजों को तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे जो भारतीय जनता पार्टी के गढ़ हैं। वो उन्होंने कहा कि जी, भैया ठीक है, आम आदमी अपनी जगह बनाया है, तो भिड़ ले वहां। तो कुल मिलाकर मिश्रा जी, मैं आपका फाइनल स्टेटमेंट चाहूंगा कि क्या हम ये मान लें, आपकी जो बातें थी, आपने जो खुलासे किए, क्या हम ये माने कि गुजरात में इस वक्त जबरदस्त त्रिकोणीय मुकाबला है, ट्रायंगुलर फाइट है, और बीजेपी को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मोदी जी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगर वो चाहते हैं कि ये होम स्टेट इस बार उनका बच जाए? क्या कहना है आपका इस पर? मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार टिकट के अलॉटमेंट में जिस तरीके का हिंदुत्व के फोर्सेस को इंपॉर्टेंस दी है,
वो बताती है कि लड़ाई जो है इस वक्त जिसे कहते हैं खराखरी की है, टाइट है। आर पार और की इस है। हाँ बिल्कुल वो है, तो इस वजह से वो कोई भी देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज गुजरात। इट विल इट विल बी सुसाइडल टू लूज गुजरात। मैं बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी से शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो मोदी कि जी गुजरात इस हारे तो इस्तेमाल सब कुछ गया। गया। 2024 में आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। समझे, जिस तरह की फोर्सेस इकट्ठा हो रही हैं, जिस तरीके से कांग्रेस एक टीम गैदर कर रही है, जिस तरह से अपने आप को रीबिल्ड कर रही है ग्रास रूट लेवल से, और दूसरे फोर्सेस इकट्ठे हो रहे हैं, तो गुजरात साम नाम दंड भेद, मोदी जी कैनॉट अफोर्ड टू लूज गुजरात। आप जी समझ रहे हैं, दे विल गो ऑल आउट। जी। तो घमासान दिस अभी और तेज होगा। अभी अभी बाकी है। पिक्चर तो अब शुरू हो रहा है सर, अभी तक तो आप ट्रेलर ही देख रहे हैं। दोस्तों, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। हिमाचल में तो वोटिंग एकदम मुहाने पर है, और उसके बाद गुजरात में भी वोटिंग होगी, और फिर काउंटिंग है 8 दिसंबर को। बहुत कम वक्त रह गया है, और ऐसा मुझे लगता है कि इस वक्त में ये जो 20-25 दिन हैं, इसमें अभी घमासान और तेज़ होगी, और कहीं ना कहीं चौंकाने वाले खुलासे भी होंगे, चाहे वो आम आदमी पार्टी को लेकर हो, चाहे वो कांग्रेस को लेकर हो, चाहे बीजेपी की अंदर की अपनी जो घमासान है। और मुझे लगता है कि जिन लोगों की दिलचस्पी राजनीति में है, कि राजनीति किस तरफ मुड़ रही है, क्या करवट ले रही है, उनको गुजरात को, हिमाचल के नतीजों को जरूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह का आप कह सकते हैं पहला टेस्ट होगा, पहला इंडिकेटर होगा कि मोदी जी वाकई 2024 बड़ी मजबूती से लड़ने जा रहे हैं, या राह में कई कांटे हैं जो उनका रास्ता मुसीबत भरा बना रहे हैं। तो देखते हैं क्या डेवलपमेंट होंगे। मेरी कोशिश रहेगी आपको अपडेट करता रहूं। फिलहाल ये आज का वीडियो था। आइडिया ज़रूर भेजिए, और मुझे लगता है कि कमेंट्स का मैं आपका इंतज़ार करता हूं, वो भी ज़रूर आप भेजें, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों से कहें कि वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करिए, सो दैट लोगों को पता लगे कि पर्दे के पीछे क्या क्या हो रहा है, जिसे अक्सर अमूमन मीडिया छुपाती है। तो इसलिए इस वीडियो को ज़रूर आगे बढ़ाइए। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।